नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि राजधानी देहरादून से सामने आ रही है। विश्व पर्यावरण दिवस का मौका है। इस मौके पर पौधारोपण किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संदेश भी जारी किया। उत्तराखंड वासियों की महत्वपूर्ण भूमिका, प्रकृति के संरक्षण की दिशा में हमेशा योगदान रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कहा, उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को शुद्ध हवा, पानी और शुद्ध पर्यावरण देने का काम करता है। यहां ज्यादा से ज्यादा हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपने स्तर से हो सकता है कर रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संदेश भी जारी किया है और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड वासियों की अहम और महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। पौधारोपण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व को संदेश दिया कि उत्तराखंड भारत के बेहतरीन पर्यावरण में अहम भूमिका का निर्वहन कर रहा है, करता रहा है और करता रहेगा। उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को, समूचे विश्व को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण देने का काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर आज 71% भूभाग पर पूरा फॉरेस्ट है, नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है और पर्वतों से आच्छादित हमारा राज्य यहाँ पर जो सभी को हवा पानी देने का काम करता है। प्लास्टिक को पूरी तरह से चलन में न लाकर और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके और जो हमारे जल स्रोत और बहुत सारे ऐसे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से वर्षों सदियों से चले आ रहे हैं, वो सूखने की कगार पे हैं, सूख चुके हैं, उन सभी का पुनर्जीवन हो। इस दिवस पर हम संकल्प लें कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, उसके संवर्धन के लिए अपनी तरफ से जो भी हो सकता है उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर करें। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमकुंड साहिब की यात्रा एक बार फिर से बाधित हुई है। ग्लेशियर खिसकने की वजह से हड़कंप मच गया है। बर्फ में दबे 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ के 20 और आईटीबीपी के 15 जवान मौके पर तैनात हैं, जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। एक श्रद्धालु अभी भी लापता है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। मेडिकल टीम घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई है। तो खबरों के सफर में वापस लौटेंगे देवभूमि। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। नेशनल हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम है। हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार और लोगों को हो रही है परेशानी। तो अगर आप जाना चाहते हैं हरिद्वार, तो आपको इसी तरह के ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें कह रही हैं। हाईवे पर गाड़ियों का हुजूम आपका इंतजार कर सकता है और आपको घंटों इस तपती धूप में गाड़ी के अंदर समय बिताना पड़ सकता है। हरिद्वार से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अहम तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर संजय जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। संजय, गाड़ियों का लश्कर इस बात को दिखा रहा है कि किस तरीके से लोगों को वैभव का नहीं बल्कि जाम का सामना करना पड़ेगा जब वो हरिद्वार का रुख करेंगे। क्या कुछ अपडेट? देखिए पूजा, इन दिनों लगातार ही देश के कोने कोने से जो यात्री है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और सबसे पहले हरिद्वार है जो यात्री पहुंचते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गंगा स्नान के बाद से ही जो चारधाम यात्रा भी है, ऐसे में जो यात्री है वो लगातार धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहीं से कहीं ना कहीं यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की एक व्यवस्था थी वो पूरी तरह धड़ाम यहाँ नजर आ रही है।
क्योंकि कल देर रात से ही जो जाम है वो पूरी तरह बना हुआ है, यानी सड़कों पर लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लगी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जाम के मद्देनजर प्रशासन की एक व्यवस्था की गई थी, बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए एक रूट प्लान तैयार किया गया था, एक रोड मैप तैयार किया गया था, लेकिन प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं यहां पर फैल नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके चलते जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इतना ही नहीं, जो एम्बुलेंस वगैरह है वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत। संजय, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए, ये जाम की तस्वीर कोई नई नहीं है। हर हफ्ते कम से कम 2 दिन हम जाम की खबर तमाम दर्शकों को बताते हैं। तो क्या ये ग्राउंड जीरो पर प्रशासन को नजर नहीं आता है? कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? रास्तों का डाइवर्जन क्यों नहीं है कि हैवी जो वाहन है, जो कि भार वाहक हैं, उनको कहीं और से निकाल दिया जाए, जो आम लोग हैं आने जाने वाले उनके लिए किसी और तरह का रास्ता अलॉट किया जाए। सिंह द्वार से लेकर मोतीचूर तक इतना बड़ा जाम, गलियों में वाहन रेंग रहे हैं, सवाल तो उठेगा और जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए पूजा, लगातार ही प्रशासन तमाम बड़े बड़े वायदे करता है, लेकिन वीकेंड पे हम देखते हैं शनिवार और रविवार को इस तरह का जाम लग जाता है कि प्रशासन कितने भी दावे कर ले वो सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं। हालांकि जो यातायात सीओ हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि इस तरह अंदाजा नहीं हो पाता है कि इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार का रुख कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जाम की समस्या तब आ जाती है जब कहीं ना कहीं सड़कों पर अतिक्रमण होता है। हालांकि जिला अधिकारी लगातार यह प्रयास करते हैं कि जो सड़कों का अतिक्रमण है वो पूरी तरह हटा दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी जो प्रशासन है वो पूरी तरह फैल नजर आ जाता है। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि आज और कल की जो स्थिति है वो भारी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह रेंगती नजर आ रही है। अगर हर की पौड़ी क्षेत्र की बात की जाए, जहां पर मेला क्षेत्र है, वहां पर भी जो पैदल चलने वाले यात्री है वो भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड अगर आप जा रहे हैं और मेनली अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून जिलों में मंदिर का रुख करने वाले हैं, तो प्रशासकों ने उचित कपड़े नहीं पहनने वालों के लिए मंदिर में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। जी हाँ, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पुरी ने कहा कि ऐसी महिलाओं को ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत होगी जिन्होंने 80% अपने शरीर को ढका हुआ होगा, यानी कि सनातनी कपड़े पहने हुए होंगे। उन्होंने कहा कि महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा से जुड़े इन मंदिरों में ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आपको ये बता दें कि महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा दशनाम नागा संतों से संबंधित है। पूरे भारत में सनातन संस्कृति की प्रेरणा देवभूमि से मिलती है। उसको बचाने के लिए ये शॉर्टकट कपड़ों में आने वाले तीर्थयात्रियों को, जो पर्यटन के भाव से आते हैं, उनको देवभूमि के प्रवेश पर ही रोकना चाहिए सरकार को बिना विलंब करे। ये परंपरा उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए ताकि पूरे देश में उदाहरण बने कि देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तम पहल की। भारतीय सभ्यता के अनुरूप यदि वस्त्र नहीं है, छोटे हैं, पाश्चात्य देशों के अनुरूप है, तो तीर्थ क्षेत्रों में तो रोक लगना चाहिए। बंबई में, दक्षिण भारत में, पश्चिम बंगाल में, एक नहीं अनेकों मंदिर में देश कोड पहले से लागू। कन्याकुमारी में हम भी कुर्ता पहन के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, सन्यासी होते हुए बिना हमें भी सिला हुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा, कुर्ता उठा करके। तो ये कोई असंभव नहीं है, इसको हम बहुत सहजता से लागू कर सकते हैं, बशर्ते केवल ध्यान देने की जरूरत। रोक तो लगनी ही चाहिए, कपड़े प्रॉपर पहनने चाहिए और महिलाओं की मर्यादाएं भी हैं। और हमारे तो समाज में क्या नाम, पल्ला करने की भी वो है कि बाहर जाओ तो पल्ला करो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब होना ही चाहिए, क्योंकि जो बच्चे निक्कर पहन के आ जाते हैं, ये दूसरे कमेंट करते हैं लड़के तो कपड़ों पे, तो ये असभ्यता लगती है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। संजय पुंडी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजय, देखिए बड़ा अपडेट है, यानी कि जैसे महाकाल या फिर अन्य देवस्थानों का रुख लोग करते थे तो उनको साड़ी और जो पुरुष हैं उनके लिए नीचे धोती और ऊपर वेष्टी डालने का जो है कहीं ना कहीं चलन था और बाध्य
किया जा रहा था। तो वैसे ही अब उत्तराखंड के अंदर विशेषकर हरिद्वार और देहरादून में और साथ में ऋषिकेश में मंदिरों में इसी तरह की चीजें अब देखने को मिलेंगी। इसको लोग किस तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और एग्जैक्टली क्या कुछ मैंडेटरी है? हम देखते हैं कि धर्मनगरी हरिद्वार को आस्था की नगरी कहा जाता है और यहाँ की मान मर्यादा को बरकरार रखने के लिए लगातार जो साधु संत होते हैं वो जागरूक लोगों को करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों से लगातार ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी कि जो छोटे छोटे कपड़ों के वजह से कई आपत्तिजनक हालत भी उत्तराखंड में हमने देखी है। यही वजह है कि अब जो संत लोग हैं, संत समाज के लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पर एक अपील की है जनता से, अगर उत्तराखंड आना होगा, खासकर धार्मिक स्थल पे जाना होगा, तो कम से कम 80% कपड़े आपको पहनने होंगे। हालांकि इसको लेकर जो संत समाज के जो महामंडलेश्वर है, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अपील की है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड को पर्यटन की नहीं तीर्थटन की नगरी से देखा जाए। यही वजह है कि लगातार जो संत है वो जनता से अपील कर रहे हैं, लेकिन इस पर अब कितना असर जनता पर होता है, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है कितनी अपील की बात को मानते हैं, यानी किस तरह से इसको देखते हैं। जी पूजा, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में 3 विभागों में अटैचमेंट किया गया है खत्म। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा को लेकर के निर्देश जारी हुआ है। माध्यमिक शिक्षा में भी अटैचमेंट खत्म करने के आदेश जारी हो चुके हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से मंत्री के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में करीबन 350 अटैचमेंट्स खत्म कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 150 के करीब, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 200 के करीब कर्मचारी लंबे समय से अटैचमेंट पर थे। अलग अलग स्तर पर इन अटैचमेंट्स को किया गया था। इसकी वजह से इनकी तैनाती वाले मूल अस्पतालों में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अटैचमेंट्स खत्म कर दिए हैं। हरिद्वार के हार्डवेयर कारोबारी के बेटे से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ छोटा सुनार और गोविंद बाबा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस और सीआईयू की विशेष टीमों का गठन करते हुए जल्द मामले के खुलासे के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। इसमें सूचना आई थी, हमारे व्यापारी हरिद्वार के श्री माहेश्वरी जी के द्वारा सूचना दी गई। अज्ञात नंबर से एक कॉल आई थी और एक गैंगस्टर बिश्नोई के नाम से, जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, इनसे अवैध रूप से जो है रंगदारी की डिमांड की गई थी। इस पर इन्होंने सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस द्वारा इसमें एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही साथ जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पता चला ये मोबाइल जो नंबर जिससे फोन किया गया था वो राजस्थान क्षेत्र में किसी व्यक्ति का था। पुलिस टीम जो राजस्थान पहुंच के वेरीफाई करती तो पता चलता उनका मोबाइल जो है कुछ दिनों पूर्व ही खो गया था और इसकी सूचना इन्होंने वापस आने के बाद दी थी। इसके बाद पता चला कि मोबाइल खोने के कारण किसी के द्वारा दुरुपयोग किया गया। साथ ही साथ इसी मोबाइल नंबर से जो व्यक्ति का खोया था राजस्थान से, इससे रायवाला के 2 अन्य व्यापारियों को भी धमकी भरे कॉल गई थी, जिसमें रायवाला देहरादून में भी 2 मुकदमे एक्सटॉर्शन के दर्ज किए गए थे। 2 तारीख को फिर से व्यापारी के पास कॉल आती है, उनके द्वारा अन्य नंबर से कॉल की जाती है और इस बार डिमांड करने के बाद जगह बताई जाती है कि औरत को परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट नवंबर और दिसंबर माह में प्रस्तावित है, जिसको लेकर के सरकार अपनी तैयारियों में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर्स मीट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना कि इन्वेस्टर्स समिट को लेकर 100 करोड़ रुपए का एमओयू सरकार ने साइन कर लिया है, लेकिन प्रगति रिपोर्ट अभी तक शून्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब इन्वेस्टर मीट को लेकर सिंगापुर में रोड शो करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि ये इन्वेस्टर मीट सिर्फ सैर सपाटे तक ही सीमित रह जाए। वहीं उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड में अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर उत्तराखंड में अपना निवेश करना भी चाहेगा। इन्वेस्टर्स समिट जो वीरेंद्र जी ने किया था, उसमें कुछ आए भी और कुछ नहीं भी आए। वो कोशिश थी और ये हर मुख्यमंत्री अपने यहाँ कोशिश करता है
लेकिन जो अब होने जा रहा है ये तो गजब हो रहा है। पहले तो मैकेंजी लाए इन्वेस्टर्स लाने के लिए, उनको उनके संग 100 करोड़ के आसपास का MOU भी कर लिया, लेकिन 6 महीने में प्रगति जो है शून्य है। और मैकेंजी ऐसी है जिसपे ED का छापा पड़ गया कंपनी में और 2 स्टेट्स में वो ब्लैकलिस्टेड भी है। और अब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर इत्यादि में रोड शो करने वाले हैं। मुझे लगता है सैर सपाटे तक ये सीमित ना रहे और वाकई में सच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है और यहाँ काम करने का माहौल हो तो निश्चित ही सब आएंगे। जिस तरीके का माहौल, अराजक माहौल प्रदेश में बन रहा है, ऐसे में कौन इन्वेस्टर? उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर अतिक्रमण के मामलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना कि कांग्रेस पार्टी भी अतिक्रमण का विरोध करती है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है उन लोगों को विस्थापित करने पर भी काम किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं उन्हें बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नहीं है, हम भी चाहते हैं अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन पहले सरकार उन अधिकारियों पर कार्रवाई करे जिनके कार्यकाल में अतिक्रमण हुआ है। दूसरा, जो अतिक्रमणकारी हैं उनका रिहेबिलिटेशन का क्या होगा, उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने कुछ सोचा है? अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो उनको कहाँ बिठाया जाएगा, पहले सरकार ये भी तो तय करे। ये नादिरशाही फरमान से लोकतंत्र में काम नहीं चलता है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत तरीके से व्यवस्थाएं होती हैं। सरकार पहले सुनिश्चित कर ले कि जिनको हटाने जा रही है उनको कहाँ पर बसाएगी, या उनको सड़क पर तो नहीं पटका जा सकता है। लोक कल्याणकारी सरकार की पहली पहचान है कि वो अपनी जनता का ध्यान रखें। लक्सर में पुलिस और प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी खनन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी रायसी क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा था, जिसके बाद चौकी प्रभारी प्रवीण बिष्ट, पुलिसकर्मी अनिल और मदन ने मौके पर जाकर छापा मारा। सूचना पर पुलिस की टीम ने अवैध खनन से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। साथ ही भीकमपुर क्षेत्र से 3 खनन वाहन भी पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए सभी खनन वाहनों को सीज कर दिया है और अवैध खनन के संबंध में रिपोर्ट उप जिला अधिकारी को दी है। खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।